whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? कि जब तालिबान में कोई महिला पत्रकार लैपटॉप पे इंटरव्यू लेती है तब उसे थोड़ा दूरी बनाए रखना पड़ता है, उसे हिजाब पहनना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, उनके बहुत वियर्ड नियम और कानून हैं। आप देखिए, और ये भी बहुत अजीब बात है क्योंकि तालिबान, तो ये सवाल फिर उठना बहुत लाजमी है कि अफगानिस्तान में आखिर किस इस्लाम को लाना चाह रहा है तालिबान, जिसके तहत आप बच्चियों को आप स्कूल नहीं जाने देते, वो सिर्फ क्लास 6 तक जा पाती हैं। आपने वीडियो में जिक्र भी किया था कि जब एस जयशंकर मिलते हैं उनसे तब वहाँ पे तालिबान के झंडे नजर आते हैं पर भारत के झंडे नजर नहीं आते। ये देखिए, ये अपने आप में एक और अब मुझे लगता है कि बहुत गलत बात हुई है, क्योंकि क्या भारत पे दबदबा है तालिबान का क्योंकि वो भारत आते हैं, महिला पत्रकार को नहीं बुलाया जाता है, उसके बाद भारत के झंडे नजर नहीं आते, फिर बाद में वहाँ पे जब सवाल पूछे जाते तो वो स्पष्ट जवाब नहीं देते, फिर चले जाते। तो क्या दबदबा है कुछ तालिबान का? लेकिन कम से कम वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे देश में तो खैर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है 11 सालों से, जो बहुत अफसोसनाक बात है। हेलो नमस्ते, मैं हूं भीषण मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे तालिबान के विदेशी मंत्री यानी कि आमिर खान मुत्तकी, जो कि तालिबान के विदेश मंत्री हैं, इस समय काफी ज्यादा चर्चे में है। कारण 10 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार के दिन न्यू दिल्ली के अफगानिस्तान एम्बेसी में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे जो तस्वीर जो सामने आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे सभी पत्रकार जो कि पुरुष थे, वहाँ पे कोई भी महिला पत्रकार नजर नहीं आती, जिसके बाद सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बवाल मच जाता है, जहाँ पे कई सारे ऑपोजिशन लीडर के लोग आवाज उठाते हैं, प्रियंका गांधी आवाज उठाती है, राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और साथ ही साथ कई सारी जो महिला पत्रकार हैं वो भी आवाज उठाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर के दिन, रविवार के दिन, जहाँ पे कई सारे पत्रकार होते हैं, जो भी वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे पुरुष तो होते ही हैं, साथ ही साथ कई सारी फीमेल यानी कि फीमेल जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद होती हैं और उन्हीं में से शामिल रहती हैं स्मिता शर्मा। स्मिता शर्मा वो हैं जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर थे टीवी 9 भारतवर्ष के, और इनका भी हाल ही में इनका एक ग्रोइंग इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, जहाँ पे वो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, कई सारी न्यूज़ें देती रहती हैं, अपडेट देती रहती हैं और काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। आप एक बार उनका चैनल जरूर देखिएगा। और हमारे साथ अभी इस समय स्मिता शर्मा मैम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे तालिबान के मुद्दे पे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स मास्टर हिंदी पर। तो मैम, सबसे पहले काफी धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती वक्त दिया। हाल ही में आपका शेड्यूल काफी बिजी है, जिसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, तो काफी धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने काफी ही बेबाकी से कल के दिन यानी कि रविवार के दिन सवाल पूछे मुत्तकी सर से, जहाँ पे आपने पूछा कि औरतों को वहाँ पे पढ़ाई की राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं मिलते। वहाँ पे जो आपने एक अहम मुद्दा भी सामने रखा, जहाँ पे आपने दानिश सिद्दीकी का, जो कि काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका भी मुद्दा आपने सामने रखा, तो उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, उनके चेहरे पे कोई कोई जवाब नहीं था। तो क्या कहना है मैम इस पे? विशाल, शुक्रिया आपका फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन। और नहीं, मैं निश्चित रूप से आज शेड्यूल काफी कॉट अप है, लेकिन आप जैसे जो युवा पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वक्त निकालना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। दिस इज व्हाट वी कैन गिव बैक टू जर्नलिज्म। और जहां तक इस सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, देखिए सबसे पहले मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि यहाँ पर हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं और मुझे बधाई दे रहे हैं सवालों के लिए। मैं यहाँ पर जरूर लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि एक कलेक्टिव एफर्ट था और सारी महिला पत्रकारों ने जो है अपने अपने स्तर पर आवाजें उठाई, जिसमें हालांकि जो मेल कॉलीग्स जो पहले दिन गए थे उनकी बाद में बहुत ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन उन मेल कॉलीग्स ने भी जो है हम लोगों का साथ दिया। और सवाल सिर्फ मैंने ही नहीं पूछे, हाँ मैंने अपने सवाल का वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारी वहां पर पत्रकार थे जिसमें मेन एंड विमेन इंक्लूडेड थे, जिन्होंने बहुत जो है हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे कल मिस्टर मुत्तकी को, जो देखने को नहीं मिलता है। और खास करके तालिबान 2.0 में जब से इनका नियंत्रण हुआ है, काबुल पर टेक ओवर हुआ है 15 अगस्त 2021 को, तब से लेकर अब तक निश्चित रूप से ऐसा नहीं देखने को मिला कि एक कमरे में मेल फीमेल रिपोर्टर्स एक साथ और इतने सारे हार्ड हिटिंग सवाल बहुत सारे मुद्दों पर पूछ रहे हो एक तालिबान के लीडर को। तो मुझे लगता है कि ये तालिबान के लीडरशिप के लिए भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। रही बात जहां तक औरतों का सवाल है, देखिए जब सबसे पहले मैंने उनको सवाल पूछा, क्योंकि उस सवाल में मैंने उनसे एक जो कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने कहा कि आप वहां पे शरिया लॉ आप करना चाहते हैं, उनका जो ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग है इमीराती का
वो उसे मानते हैं, ना कि अफगानिस्तान के पुराने फ्लैग को जिसमें 3 कलर्स हैं, बीच में एक व्हाइट कोट है। और हमने कहा कि देखिए जो इस्लामिक नेशंस हैं, क्योंकि मैं तो 20 सालों से ज़्यादा आज की तारीख में फॉरेन पॉलिसी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। इस्लामिक नेशंस गई हूँ और इस्लामिक नेशंस की अगर आप पॉलिसीज़ को भी देखें, उनकी भी बहुत सारी पॉलिसीज़ रिग्रेसिव हो सकती हैं, कंज़र्वेटिव हो सकती हैं, लेकिन आप ईरान, आप सऊदी व्हिच इज़ द कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स, मक्का मदीना के, आप इन देशों की बात कर लें, आप सीरिया देख लें, जहां अल शरा जो कि अल नुसरा फ्रंट का फाउंडर था, जो एक ग्लोबली सैंक्शन टेररिस्ट है, आज की तारीख में वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर जो है अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर भी जो है लड़कियों बच्चियों की तालीम को बंद नहीं किया गया है। सऊदी में, रियाद में तो इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से जो क्राउन प्रिंस हैं, वो एक ग्लोबली अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो पहले जहां औरतों को बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि बिना एक मेल कस्टोडियन के अकेले चले जाएं या ड्राइव कर सकें, अब उन चीजों में भी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। वो पहले हो जानी चाहिए थी, धीरे धीरे हो रहा है, तो कम से कम चलो एटलीस्ट एवरी स्टेप इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। वहां देर रात में भी मॉल्स में जो है आजकल औरतें काम कर रही हैं। तो जब इस तरह के नेशंस में ये चीजें देखने को मिलती हैं, देवबंद हमने देखा जहां पर गए, और देवबंद में दारुल उलूम वो सेमिनारी है जहां पर बहुत सारे तालिबानी लीडर्स दरअसल पढ़े हैं और तालीम हासिल की है, और उसे पेरेंट आइडियोलॉग के तौर पर देखा जाता है। देवबंद में भी अगर आप देखें, ठीक है मदरसे अलग हो सकते हैं बच्चों बच्चियों के लिए, लेकिन बच्चियों की तालीम जो है वो बंद नहीं की जा रही है। तो ये सवाल फिर उठना बहुत लाजमी है कि अफगानिस्तान में आखिर किस इस्लाम को लाना चाह रहा है तालिबान, जिसके तहत आप बच्चियों को आप स्कूल नहीं जाने देते, वो सिर्फ क्लास 6 तक जा पाती हैं। उसके बाद से जो है पिछले 4 सालों से कोई बच्ची आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई है। जो लड़कियां कॉलेजेस में थी, वो कॉलेजेस उनके बंद हो गए। जो विमेन नौकरी पेशा थी, वो नौकरियां बंद हो गई। पब्लिक में आपने उनको लिटरली इनविजिबल कर दिया है। तो ये जब मैंने पूछा तो वो जवाब पश्तो में देने लगे, हालांकि वो ज्यादातर जवाब जो है उर्दू में दे रहे थे। उसके पहले 2 दिन से वो उर्दू दे रहे थे। बहुत सारे अफगान ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं या जो हिंदी भी बोलते हैं इंडियन चैनल्स को देखकर और इंडियन सीरियल्स को देखकर। तो थोड़ा सा जो है वो निश्चित रूप से उन्होंने जो डेटा वगैरह दिया वो सही डेटा नहीं है, और वो झूठ बोलते रहे कि हमारे यहाँ समानता है, अधिकार है सबके लिए, शिक्षा हराम नहीं है। अगर हराम नहीं है तो फिर आप क्यों उसे हराम का आप जो है तवज्जो आप उसको दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हुई और निश्चित रूप से उनके जवाब बिल्कुल अनकन्विंसिंग थे। लास्ट की तरफ में जाकर इस मुद्दे पर उर्दू पे उन्होंने कुछ बातें की थी, जब सुहासिनी हैदर ने भी बहुत हार्ड हिटिंग सवाल पूछे थे। दानिश सिद्दीकी का सवाल पूछना बहुत जरूरी था हमारे लिए मिशन, और दानिश सिद्दीकी का सवाल सिर्फ अफगान से नहीं बल्कि हमें खुद अपनी भारत सरकार से भी पूछना होगा। जो भारत सरकार आज तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रही है, अपग्रेड कर रही है टाइज को, क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने उस मीटिंग में दानिश सिद्दीकी जो पुलित्जर प्राइज अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी थे 2021 में, रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे, और उनकी डेथ ना केवल सिर्फ फायरिंग में हुई है बल्कि उन पर ब्रुटैलिटीज हुए हैं। तो आई थिंक एक जवाब बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है दानिश सिद्दीकी के परिवार के लिए और तमाम फोटो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट की फ्रेटर्निटी के लिए, ताकि किसी तरीके से एक कम से कम एक क्लोजर मिल सके लोगों को, क्योंकि उनकी किलिंग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर क्लियर जवाब नहीं है। विशु मैम, जैसे कि मुत्तकी सर ने जो कि पॉइंट रखा था कि वहाँ पे अब तालिबान में 10 मिलियन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से 2.8 मिलियन महिलाएं हैं। क्या ये आंकड़े जो उन्होंने बताया, क्या ये सत्य है? मैं आपको बताऊं कि ये 2.2 मिलियन मतलब 22 लाख जो छात्राएं हैं वो दरअसल 2021 तक स्कूल में थी, और तालिबान के शासन में जो ये एडिशनल आपकी 6-7 लाख बच्चियों की बात कर रहे हैं, ये वो बच्चियां हैं जो सिर्फ क्लास 6 तक गई हैं। कम से कम ऐसे 100 एडिक्ट्स हैं जो तालिबानी फरमान जारी किए गए हैं, जिसके तहत बच्चियों को हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की कोई अधिकार नहीं है। और ये बहुत सारे अफगान जो पत्रकार हैं, अफगान सिविल सोसाइटी वॉइसेस हैं, वो हमारी रिपोर्ट्स को लेकर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपने बैक गियर्स, रिवर्स गियर्स लगा दिया है। जिन लोगों को ग्रेजुएट होना था, वो 4 साल से ग्रेजुएशन किया, वो कॉलेज तक नहीं जा सके हैं, घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप मतलब अब जो है पूरी तरीके से अफगान महिलाएं इनविजिबल रहती हैं। जब मुत्तकी साहब यहाँ पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, इंडिया में 6 दिन के दौरे पर आए हुए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एग्जम्पशंस लेकर, उस वक्त अफगान सिविल सोसाइटी की जो है अपनी एक ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन की गई है, उसमें बैठकें चल रही हैं और टेस्टिमनीज आ रही हैं कि किस तरीके से औरतों पर वहां पर जुल्म हुआ था,
टेक ओवर के दौरान, और वो जुल्म अभी भी हो रहा है। वो फिजिकल जुल्म हो, वो किलिंग हो, वो बीटिंग अप हो, वो उनको बेड़ियों में बांध कर रखना हो, या फिर उनको पूरी तरीके से इनविजिबल कर देना हो। औरतों को आपने पहले सेग्रीगेशन शुरू किया कि नहीं, पुरुष अलग, विमेन अलग। फिर आपने कहा कि नहीं, जो पुरुष टीचर्स हैं वो महिला कॉलेजेस में नहीं पढ़ाएंगे। फिर आपने पूरी तरीके से कॉलेजेस ही बंद कर दिया। तो ये नंबर्स इसीलिए झूठ है क्योंकि जब वो कहते हैं कि ये औरतें आराम से घूम रही हैं, वो सरासर गलत है। जब वो कहते हैं कि हमारी बच्चियों को तालीम दिया जा रहा है, वो बहुत बेसिक फाउंडेशनल पढ़ाई है जिसको आप हायर वैल्यू, हायर एजुकेशन नहीं कह सकते हैं। और जब तक हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा एक पूरे राष्ट्र में जिसमें लगभग 48-49% पॉपुलेशन उस देश की विमेन है, आप अपनी आधी आबादी को आप दूर रख रहे हैं शिक्षा से। आपने वीडियो में जिक्र भी किया था कि जब एस जयशंकर मिलते हैं उनसे तब वहां पे तालिबान के झंडे नजर आते हैं पर भारत के झंडे नजर नहीं आते। ये देखिए, ये अपने आप में एक और अब मुझे लगता है कि बहुत गलत बात हुई है क्योंकि सबसे बड़ी बात है तालिबान रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अभी तालिबान को रिकॉग्निशन दिया जाना बाकी है। हमारी मीटिंग्स में हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि 2021 के बाद चूंकि भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, अपने स्टाफ को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था, 2022 से हमने बैक चैनल कुछ टॉक्स शुरू किए तालिबान के साथ में। और फिर वो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क के लेवल पर हुए, फिर विदेश सचिव ने ऑफिशियल मुलाकातें की मुत्तकी के साथ में, और अब मुत्तकी आए यहाँ विदेश मंत्री के साथ मिलते हैं। ये मुलाकात होती है दिल्ली में हैदराबाद हाउस में, जहां आमतौर पर जब फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, कम से कम प्रीवियस सरकारों में यही वो प्लेस है जहां हिस्टोरिक प्लेस है जहां मुलाकातें होती रही हैं। आज की तारीख में अब थोड़ा डिफरेंट होने लगा है, कभी प्रधानमंत्री निवास पर, कभी राष्ट्रपति भवन में, और प्रेस स्टेटमेंट्स यहाँ हैदराबाद हाउस में दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के स्तर पर। यहां आप मुलाकात कर रहे हैं मिस्टर मुत्तकी के साथ में जहां इंडिया का फ्लैग नहीं है उस कमरे में। यू आर अ पावरफुल कंट्री, आपकी रिकॉग्निशन पे कोई सवाल या निशान नहीं है। जहां तक तालिबान का फ्लैग है उस पे निश्चित रूप से जो है अभी रिकॉग्निशन नहीं है, तो इसलिए वो ठीक है, आप उसको डिप्लोमेटिकली जो है आप उसको विड्रॉ, आप उसको होल्ड कर सकते हो कि आपका फ्लैग नहीं होगा क्योंकि हमने अभी आप तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हमारा फ्लैग होगा, वो हमारी भूमि पर है। अगर तो फिर भी मैं मानती कि काबुल गए, जैसे कि शुरुआती दौर में जब जेपी सिंह जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे विदेश मंत्रालय में, जब उन्होंने पहली मुलाकात की थी, भले ही वो मुत्तकी के साथ हो या फिर मुल्ला उमर के बेटे जो फाउंडर थे तालिबान के, उनके बेटे याकूब जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर थे इन तालिबान, वो चूंकि काबुल में मुलाकात कर रहे थे, तालिबान के हेडक्वार्टर्स में मुलाकात कर रहे थे, तो वहां तालिबान का फ्लैग था, इंडिया का फ्लैग नहीं था, और वो ऑफिशियल फॉर्मल बातचीत नहीं थी, तो समझ में आता है। 2021 में भी जब मुत्तकी वगैरह जब तुर्की गए हुए थे, आप वो इमेजेस निकाल कर देख लीजिए, तब तुर्की ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था। अब आज की तारीख में तुर्की और रूस के सिमिलर स्टेटसेस हैं, चीन के भी सिमिलर स्टेटस है, जहां हम कह रहे हैं कि हम अपनी एम्बेसीज को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, डिप्लोमैट्स जल्द ही तैनात किए जाएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे। लेकिन तुर्की के अंकारा के उस मीटिंग में भी अगर आप देखेंगे तो टर्किश फ्लैग है, तालिबान का फ्लैग नहीं है। तो ये जो आप राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, और राष्ट्रवाद की बातें करके अगर आपने अपनी फ्लैग के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, तो इस पर निश्चित रूप से देयर आर क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड, क्योंकि यू आर अ मच बिगर एंड अ पावरफुल कंट्री एंड द तालिबान नीड्स यू मच मोर देन यू नीड द तालिबान टुडे। मैम, मेरा ये आखिरी सवाल है कि जैसे कि क्या भारत पे दबदबा है तालिबान का, क्योंकि वो भारत आते हैं, महिला पत्रकार को नहीं बुलाया जाता है, उसके बाद भारत के झंडे नजर नहीं आते, फिर बाद में वहाँ पे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो स्पष्ट जवाब नहीं देते, फिर चले जाते हैं। तो क्या दबदबा है कुछ तालिबान का? नहीं, देखिए, दबदबा नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन निश्चित रूप से जहां तक अफगानिस्तान एम्बेसी है उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, ये क्लाइम डाउन जरूर हुआ, व्हिच वाज अ फोर्स्ड क्लाइम डाउन फॉर द तालिबान, कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से करनी पड़ी। एंड आई विल गिव हिम क्रेडिट कि वो लगभग 1 घंटे तक बैठकर उन्होंने सारे सवाल दिए। देखिए, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, जवाब देना उनका प्रेरोगेटिव है। अब उस जवाब से हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये अलग डिबेट है, लेकिन कम से कम वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे देश में तो खैर मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है 11 सालों से, जो बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन अब वो जवाब, मतलब ऑब्वियसली ये लोग जब ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस ज्वाइन करते हैं तो आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन भी सीखना शुरू करते हैं ना विशल, कि कैसे आप जवाब दे लेकिन उस जवाब में कोई एक्चुअली जवाब ना हो, और आप बस ये कह दे कि नहीं नहीं सब चंगा सी है, सब ठीक है, यही कह कर निकल ले। तो उसके लिए तो भाई उनको हम कोई अब बंदूक तान कर तो नहीं बोल सकते कि आप वही बोलो जो हम सुनना चाहते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, और हमने जो कुछ किया, जो आवाजें उठाई विशल, मैं आपके दर्शकों को बस ये कहना चाहूंगी कि ये एक्टिविज्म नहीं है,
ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। एज जर्नलिस्ट इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते हैं, और जब कोई बाहर के मुल्क से आता है विजिटिंग डेलीगेशन, ठीक है, उनकी एम्बेसी उनकी सॉइल कहलाती है, लेकिन इस केस में अभी तक तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं है। और दूसरी बात है, जो होस्ट नेशंस होते हैं वो काफी बार प्रोटोकॉल के अलग रिक्वेस्ट कर सकते हैं विजिटिंग कंट्रीज को, जो रिक्वेस्ट माने जाते हैं। बहुत दफा इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम दूसरे देशों के रिक्वेस्ट को मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये ऑप्टिक्स वुड हैव बीन सो टेरिबल कि एक कमरे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बगैर औरतों के, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में से फॉर्मेलिटी के लिए 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं अफगान महिलाओं के अधिकारों को लेकर, जबकि अगर आप देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो दैट वाज द डोमिनेटिंग थीम। तो आई थिंक जो महिलाएं आज की तारीख में अफगानिस्तान में सह रही हैं, गाजा में सह रही हैं, वो सबके सामने तो मतलब ये तो इनकम्पेरेबल है, वो तो कोई बेवकूफ ही कंपेयर करेगा। एटलीस्ट वी आर प्रिविलेज कि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहां हमें आवाज है, हमारे पास एक नेटवर्क है, हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड विमेन है, और इसीलिए इन अधिकारों को हमें हर दिन लड़ना पड़ता है कि ये अधिकार हम खो ना दे। तो तभी जितनी भी छोटी कोशिशें हैं सबने मिलकर की हैं, इकट्ठे रूप से की हैं, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि एटलीस्ट देयर वाज अ कोर्स करेक्शन फ्रॉम द एंड ऑफ द तालिबान। लेकिन भारत सरकार को इस मुद्दे को निश्चित रूप से कम प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आने वाले दिनों में जब तालिबान के दूसरे लीडर आएंगे तो उन्हें पता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर जब वो हमसे मुलाकात कर रहे हैं तो उन्हें विमेन और मेन को इक्वल के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। मैम, कई सारे लोगों ने ट्वीट करके बताया कि जब तालिबान में कोई महिला पत्रकार लैपटॉप पे इंटरव्यू लेती है तब उसे थोड़ा दूरी बनाए रखना पड़ता है, उसे हिजाब पहनना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, उनके बहुत वियर्ड नियम और कानून हैं। देखिए, और ये भी बहुत अजीब बात है क्योंकि तालिबान जो है वो इन पर्सन इंटरव्यूज देता है, जो फॉरेन विमेन जर्नलिस्ट्स हैं, जो अपना सिर वगैरह ढककर हिजाब पहनकर जाती हैं इंटरव्यूज के लिए। लेकिन उन इंटरव्यूज में ये कहा जाता है कि आप जब इंटरव्यू को एडिट करें तो आप जैसे एक फ्रेम में हम दोनों ना दिखें, शूट करते वक्त में अलग अलग फ्रेम दिखे, सिंगल फ्रेम दिखें। ऑनलाइन इंटरव्यूज में थोड़े से कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये उनके नियम कानून हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं विजुअल जो रिग्रेसिव होते हैं, जो हमें नहीं पसंद होते हैं। हमारे देश में भी मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, मैं इलेक्शंस कवर करती हूँ, घूंघट की प्रथा है यहाँ पर। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, आप गांव दर गांव आप जाएंगे, आपको पुरुष ही पुरुष मिलेंगे इलेक्शन कवरेज के दौरान जो चारपाई पर बैठकर जातीय समीकरण पर बात कर रहे होंगे। वो महिलाएं जो हैं वो घूंघट डाले हुए पूरी तरीके से वो दीवार के दूसरी तरफ होंगी, जो वहां पुरुषों के सामने आकर ना आवाज उठाएंगी ना सर उठाएंगी। ये प्रैक्टिसेस नहीं पसंद है हमें, मैं इसकी नहीं हूं। हिजाब के मामले में भी यही होता है कि जो औरतें हिजाब पहन रही हैं, आइडियली यही होगा कि अपने हिसाब से जो है विमेन ड्रेसअप कर सके, द ऑटोनॉमी द बॉडी एजेंसी विमेन के पास हो। ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी इम्परफेक्ट एंड अ फ्लॉड वर्ल्ड, एंड अ वर्ल्ड जहां विमेन को हर रोज अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजों के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट। विशल, मेरी जर्नलिज्म में कभी कभी एक्टिविज्म जरूर छलक जाता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ कॉजेज लेनी पड़ती हैं। और एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है स्टोरी टेलिंग की। और स्टोरी टेलिंग के लिए अगर मुझे लोगों के साथ मिलना है, अगर मुझे एक्सेस चाहिए, उसमें अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप सर ढककर आएंगी, हम आपसे तभी मिलेंगे जब आप इंटरव्यू के आप कैमरे के फ्रेम को एक पर्टिकुलर एंगल में रखेंगी, पसंद नहीं आएगा मुझे, लेकिन शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं, सो दैट एटलीस्ट आई हैव द एक्सेस, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू बी द स्टोरी भीषण। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया हमें और कई सारी हमें बातें बताई, कई सारे इंटरनेशनल अफेयर्स आपने हमें बताए जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हमें स्मिता मैम जैसी और भी इनके जैसे और भी कई सारे पत्रकारों की कई ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे मेरे जैसे लोगों की जो युवा पत्रकार हैं, उन्हें स्मिता शर्मा मैम को देख के हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, कई सारी बातें उठा रहे हैं जो कि आज के टाइम पे हमारे इंडियन मीडिया में कोई बातें उठाता नहीं। और जिस तरीके से कल के दिन यानी कि रविवार के दिन स्मिता शर्मा मैम ने जब वहाँ पे सवाल पूछे तो हम सबके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे और काफ़ी अच्छा गर्व महसूस हो रहा था कि कोई तो महिला है हमारे देश में जिन्होंने खुल के इन सवालों को उठाई। एक्चुअली तो बहुत काफ़ी महिलाएं हैं विशल, आई एम नॉट द ओनली वन। बहुत हमारी फुट सोल्जर्स हैं जो ऑनेस्ट डेज जॉब कर रही है। अनफॉर्चुनेटली लोग आजकल मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी को समझते हैं। टीवी की दुनिया से बाहर निकले, टीवी न्यूज के रिमोट को आप हटाएं तो आपको बहुत सारे जो है ऑनेस्ट पत्रकार मिलेंगे फील्ड पर, इंक्लूडिंग ऑनेस्ट युवा पत्रकार टू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सभी दर्शक के स्मिता शर्मा मैम का चैनल जरूर देखें, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट नाम से। और आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।